अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। सी जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सीटेट के मुताल्लिक अब तक बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। हम लोग डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी देख चुके हैं और थोड़े थीरीज भी देखे हैं। जीन पियाजे, कोहेलबर्ग का भी वीडियो अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे, और वाइगार्ड्स की काफी वीडियो मैंने आपको शेयर किया था, शायद आप लोग देखे होंगे। और जीन पियाजे भी मैं क्लास लिया आप लोगों को, और इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू क्या है, वो भी देखे हम लोग। ओके, अब हम लोग लास्ट क्लास में जो देख रहे थे वो फैक्टर्स ऑफ लर्निंग थे। तो उससे पहले मैं आपको लर्निंग क्या है समझा दिया। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सन बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस और ड्यू टू सम ट्रेनिंग। यानी कोई तजुर्बे की बुनियाद पे या तदरीस की बुनियाद पे एक फर्द में पाई जाने वाली, उसके रवैये में पाई जाने वाली मुस्तकिल तब्दीली को, एक फर्द के रवैये में पाई जाने वाली मुस्तकिल तब्दीली को हम क्या पर इक्तिसाब बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे तैरना सीखना, साइकिल चलाना सीखना, या कुछ कोई ज़बान सीखना, लिखना सीखना, पढ़ना सीखना, कोई एक नया सब्जेक्ट सीखना, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्तिसाब बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। और इक्तिसाब के लिए पुख्तगी ज़रूरी है। मैच्योरिटी इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग, ठीक है ना? बट लर्निंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिटी। पुख्तगी के लिए इक्तिसाब ज़रूरी नहीं है, बल्कि इक्तिसाब के लिए पुख्तगी ज़रूरी है। क्योंकि आपको कोई चीज़ सीखना है, तो वो आले को या वो चीज़ को पकड़ना पड़ता है। अगर आपको कुछ लिखना सीखना है, राइटिंग सीखना है, तो पेन पकड़ने की पुख्तगी आपके पास चाहिए। यानी कम से कम पेन तो कम से कम पकड़ना, पेन, नोटबुक। इसलिए हम बच्चों को पैदा होते ही स्कूल को नहीं भेजते, क्योंकि उनको ठहरने नहीं आता, चलने नहीं आता, बैठने नहीं आता, फिर वो लोग को पेन पकड़ने नहीं आता, नोटबुक पकड़ने नहीं आता। इसलिए उनको कम से कम 3 साल या 6 साल तक हम इंतज़ार करके 6 साल की उम्र में उनको फर्स्ट क्लास में दाखिला दिलाते, और ताकि वो लोग अपना अपना कलम पकड़ सके और अपने नोटबुक पकड़ सके। इस तरह से हम पुख्तगी बहुत ज़रूरी है इक्तिसाब के लिए, ये ज़हन में चलिए आप। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग देखे थे, डेफिनेशंस भी देखे लर्निंग के। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। यानी आपके आपके रवैये में जो तब्दीली होने वाली है, किसकी बुनियाद पे? तजुर्बे की बुनियाद पे जो आपके रवैये में तब्दीली होती है, उसको हम क्या बोल रहे होता है? इक्तिसाब बोल रहे हैं। उसकी नेचर ऑफ लर्निंग देखिए। लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग हर जगह सबके लिए बराबर है, सबके लिए कॉमन है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिंदगी भर चलने वाला अमल है। मिसाल के तौर पे लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना? तो इस तरह से पर्पसिव है, इसका कुछ मकसद होता है लर्निंग का। तो इस तरह से हम सारे ये लर्निंग के नेचर या प्रिंसिपल देखे, 1 से लेके 8 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको एक बार लिख के आप प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, ऑलरेडी लास्ट क्लास में बोल चुका मैं। जो अब तक जो मेरी क्लास नहीं सुने, वो लोग यूट्यूब पे वीडियो है, ये देख सकते हैं, पहला वीडियो। उसके बाद हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। फैक्टर्स 2 किस्म के होते हैं, एक होता पर्सनल फैक्टर, दूसरा होता एनवायरमेंटल फैक्टर। आपको कल सीटेट में कंफ्यूज कर सकता। एक फैक्टर देता, द फैक्टर एज इज रिलेटेड विथ विच काइंड ऑफ लर्निंग फैक्टर पूछता, तो एज जो है पर्सनल फैक्टर में आता, वो टिक कर लेना आप। और आपको एनवायरमेंट में पूछ सकता, ये फैमिली इज द फैक्टर ऑफ लर्निंग बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, बोलते एनवायरमेंटल फैक्टर। स्कूल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, पूरे एनवायरमेंट में आते। तो पर्सनल फैक्टर में क्या क्या आती? एज, उम्र भी मायने रखती। कोई चीज सीखना है तो हमको एज भी बहुत मायने रखती है। आपको जो मैं चीज सिखा रहा हूँ आप आसानी से सीख सकते हैं। वही अगर मैं छोटे बच्चों को 6 क्लास 7 क्लास के बच्चों को टॉपिक बोलूं तो लोग नहीं समझ सकते। क्यों? यहाँ पर एज मैटर रखती है। बस चीजों में क्या है, लर्निंग में एज मायने रखती है। और मैच्योरेशन, वक्त की भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना? बगैर पुख्तगी के हम कुछ सीख नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, अगर लर्निंग आपको सीखना, आपको राइटिंग अगर सीखना है, तो कम से कम आप पेन पकड़ने की सलाहियत तो आपके पास रहे ना। तो मैच्योरेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड दैट अकर ड्यू टू जीन्स। जीन्स की बुनियाद पे, उम्र के लिहाज से एक फर्द में कुदरती तौर पे पाई जाने वाली बालिदगी को हम क्या बोल रहे हैं? तो पुख्तगी बोल रहे हैं, ठीक है ना? और ये लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के दो रुख है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इमोशनल कंडीशन, थर्ड पॉइंट। इमोशनल कंडीशन भी बहुत जरूरी है। आपके इमोशंस जो होते, हाई परसेंटेज ऑफ सीरियसली retarded readers exhibit emotional problems. High trend and emotions affect learning. आपके जो जज्बात होते हैं वो भी बहुत हद तक आपकी इक्तिसाब में असरअंदाज होते हैं। आपके इमोशंस अगर पॉजिटिव है, आप खुश खुर्रम में रह के अच्छा सीख रहे हैं, तो आप जल्दी सीख सकते हैं। परेशानी की हालत में या गम में, उदासी में, या किसी से कुछ झगड़ा करके, लड़ाई करके आप किताब लेके बैठे, तो आपको
जहन नशी नहीं होती वो चीजें सीख नहीं सकते आप, इसीलिए इमोशंस आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एज, मैच्योरेशन, इमोशंस, ये 3 फैक्टर्स क्या है बोलते हो, पर्सनल फैक्टर्स है। तो उसके बाद उसके अलावा हमारे पास और दूसरे नीड बहुत जरूरी है, नीड भी इंपॉर्टेंट है। आपको नीड भी होना, जरूरत भी महसूस होना। नीड इसलिए तो मास्लो की हम हायरार्की को देखें, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी हम इससे पहले मैं डिस्कस कराया था आपसे। ये देखिए, जरूरत भी बेहद जरूरी है अपने को, जरूरत की बुनियाद पे भी सीखता है इंसान। तो नीड गिव्स राइज टू द मोटिव्स एंड मोटिवेशन इज द रॉयल रूट टू लर्निंग। आपकी जरूरत जो होती वो एक किस्म का एक जुस्तजू पैदा करती है आपके दिल और दिमाग में कि भाई ये चीज में होना, उससे आपको मुहर्रिका पैदा होता। मुहर्रिका जब पैदा होता, मुहर्रिका क्या होता बोले तो, मुहर्रिका से आपको कुछ चीज सीखने को, यानी उसका एक रास्ता तैयार हो जाता कि भाई चलो मेरे को कुछ सीखना है। जैसे कि अब सीटेट पास होना आपकी जरूरत है, तो आपके दिल में मुहर्रिका पैदा हो गया और सीखने के लिए आज आप मेरी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या बता रहे हैं यहाँ पर, मोटिवेशन इज रॉयल रूट टू लर्निंग हो रहा है, वर्ड डायलॉग लिख लेना, मोटिवेशन इज रॉयल रूट टू लर्निंग। तो ये मोटिवेशन में ये नीड में क्या क्या चीजें आते हैं बोलते, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, दिलचस्पी बहुत जरूरी है कोई भी चीज सीखने के। इंटरेस्ट एंड अटेंशन, लिखा देखो, इंटरेस्ट एंड अटेंशन कैन बी सेड टू बी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यानी आपको इंटरेस्ट रहा तो आप आप अटेंशन से कोई चीज को सुनते। अब देखिए, आप बाज वक्त आपकी जो इंटरेस्टिंग क्लास होती है डिग्री में या बीएड में, गौर से सुनते हैं आप। जो चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप बस क्लास चलते रहती है, आपकी धुन में आप रहते हैं। इसीलिए टीचर को भी चाहिए इंटरेस्ट क्रिएट करना बच्चों में। बात सब्जेक्ट्स में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहता तो हम इंटरेस्ट क्रिएट करना। इंटरेस्ट क्रिएट करने की वजह क्या है बोलता हूँ, ताकि वो लोग अच्छा सीख सके, ठीक है ना। तो साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ साथ अटेंशन भी क्रिएट करना। इसलिए हम टीएलएम यूज करते हैं, इसलिए हम नए नए बातों को यूज करते हैं, इसलिए हम नए नए कहानियां बोलते हैं बच्चों को, अच्छे अच्छे मिसालें देते हैं, ताकि उनका अटेंशन क्रिएट हो। Attention is a basic need for all successful teaching. Attention denotes preparedness, readiness to do something. Attention is a form of activity and attitude of the mind, factors that contribute attention. तो क्या क्या चीजें हैं, इंटरेस्ट है, नीड है, मोटिवेशन है, इंटेंसिटी एंड साइज, मूवमेंट्स, नॉवेल्टी, वॉइस एंड रिपीटेशन, ये सारे 8 जो चीजें यहाँ पर नीचे लिखी गई, ये सारी चीजें आप टीचिंग का दौरान इस्तेमाल करना है। बच्चों बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उनको उस जो चीज आप पढ़ा रहे हैं उसकी जरूरत क्या है बताना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जरूरत क्या है आपको सीटेट में आता है, ताकि आपको मोटिवेशन क्रिएट हो। तो मोटिवेशन जब क्रिएट होता, तो आपके पास एक किस्म की इंटेंसिटी पैदा होती, एक तनाव पैदा होता, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप पढ़ाते वक्त क्या करना, मूवमेंट्स, अब यहाँ तो ये ऑनलाइन क्लास है, हम यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर सकते। आप ऑफलाइन क्लास में देखिए, आप मूवमेंट्स कर सकते, स्टेज पे इधर उधर चलते हुए पढ़ा सकते हैं, नॉवेल्टी, नई नई चीजें बताना है, नए नई चीजें, और क्या बोलते हैं सो नए नए एग्जाम्पल्स वगैरह देंगे तो बच्चों को, उनमें दिन वो बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट होता, साथ ही साथ वो लोग अटेंटिव भी क्लास सुनते, अटेंशन भी क्रिएट क्रिएट होता। वॉइस की जो वॉइस जो होती है, हम जो बात करते हैं, कभी एकदम जोर से बोलना, कभी कभी हल्लो बोलना, टोन जो होती है हमारी, लो पिच हाई पिच मेंटेन करते हुए बच्चों को क्लास लेना चाहिए। तो ये लर्निंग फैक्टर्स को, लर्निंग थ्योरीज को टीचिंग और लर्निंग में किस तरह हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर वो बताया जा रहा है, ठीक है ना। और रिपीटेशन भी जरूरी है। बस अब मैं, अब क्लास शुरू करने से पहले गुज़िश्ता क्लास में हम क्या बोले, अब जो बोल रहे हैं उसमें बार बार अगर रिपीट करा मैं, तो शायद आपको आसानी से समझ में आता। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या देखे, लर्निंग फैक्टर्स 2 किस्म के बोले, क्या बोले, पर्सनल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर्स 2 है, यहाँ पर देखिए, इमोशनल फैक्टर पेज नंबर 70 पर। तो पर्सनल फैक्टर्स में एज बोला, मैं मैच्योरेशन बोला, मैच्योरिटी बोला, और साथ ही साथ इमोशनल कंडीशन बोला, और चौथा हम क्या बता रहे हैं, मतलब नीड बता रहे हैं। ये सारी चीजें क्या होता है, पर्सनल फैक्टर्स। अब आपको रिपीट किया, पर्सनल फैक्टर्स में क्या क्या था, एज, मैच्योरिटी और इमोशनल फैक्टर्स एज वेल एज नीड बोल के बोला, 4 बोला। और 5वां क्या है यहाँ पर देखिए, रिटेंशन है। तो इस तरह से आप वन बाय वन आप कोई वो पॉइंट्स को रिपीट करेंगे दौरान तदरीस, तो बच्चों को क्या हो जाता बोले तो, याद हो जाता, सीख सकते, जल्दी सीखते बच्चे। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द रॉयल रूट फॉर लर्निंग। अभी थोड़ी देर पहले बताया, लर्निंग रिक्वायर्स एडिक्वेट मोटिवेशन। कौन सी भी दुनिया में कौन सी भी चीज सीखना है, तो मोटिवेशन बेहद जरूरी है। तो लिहाजा बच्चों को मोटिव करना, वेरी गुड बोल के, शाबाश बोल के, उनको कुछ अच्छे तोहफे वगैरह देके क्या करना, उनको वेरी गुड बोलना बच्चों को। तो मोटिवेशन 3 किस्म का होता है, बल्कि हम इससे पहले देखे थे, हमारे फिर दिया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हो खुद ब खुद अंदर से आता,
अब आपका जो मोटिवेशन है, मेरी जो क्लास सुन रहे हैं, जो सुबह सुबह उठ के जो क्लास सुन रहे हैं, मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आप मेरी क्लास सुने तो मैं आपको प्राइज देता हूँ, आप मेरी क्लास को है तो मैं आपको इनाम देता हूँ, बोलते वो इनाम के चक्कर में, प्राइज के चक्कर में, प्राइज के लिए या कुछ तवक्को रख के जो क्लास अटेंड करते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करके जो क्लास अटेंड करते हैं या सुनते हैं या कुछ एक्सपेक्ट करके कुछ काम करते हैं, वो जो मोटिवेशन होता, उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मैं आपको इससे पहले बताया था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में तो सिराज नाम का लड़का है, क्रिकेट खेल रहा, वो खुद ब खुद अपनी दिलचस्पी से खुशी से खेल रहा, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। वही सिराज नाम का दूसरा एक चश्मुद्दीन नाम का लड़का है, वो क्रिकेट खेल रहा, और क्रिकेट खेलने की इसके पीछे वजह क्या होता है, क्रिकेट खेलते पैसे आते, तोहफे आते, इनाम आता है, अवार्ड मिलता है, बल्कि खेल रहा। तो अवार्ड के लिए खेलना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से नहीं है उसको जज्बा, बस वो कुछ तोहफे के लिए खेल रहा। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, बोलते कुछ जज्बा है, टारगेट है, गोल है आप लोगों का। अब आप जो मेरी क्लास सुन रहे हैं, आपको जो मोटिवेशन है खुद ब खुद, मैं आपको आओ बोल के कुछ ज्यादा इन्वाइट तो नहीं किया, जस्ट मैसेज भेजा, आप लोग आके क्लास सुन रहे हैं, तो आपके दिल में एक मोटिवेशन है, वो कौन सा मोटिवेशन है, अचीवमेंट मोटिवेशन है। आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, उसको अचीवमेंट मोटिवेशन बोलते हैं। और अचीवमेंट मोटिवेशन कौन प्रपोज करे, आपको नाम इससे पहले बताया था, किलन एंड अटकिंसन बोल के बताया था। देन उसके बाद एप्टीट्यूड भी जरूरी है, पर्सनल फैक्टर में एप्टीट्यूड आता है। एप्टीट्यूड इज द इनबॉर्न एबिलिटी। एप्टीट्यूड के माने क्या है बोलते हो, ये खुदादाद सलाहियत होती, पैदाइशी सलाहियत बोलते हैं इसको। बस बच्चों में देखिए, बीएड भी नहीं करते, डीएड भी नहीं करते, और बेहतरीन अंदाज में लोग तदरीस देते हैं, तो खुदादाद सलाहियत होती है, एप्टीट्यूड जिसको बताते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद रिटेंशन भी जरूरी है लर्निंग के लिए। रिटेंशन, रिटेंशन क्या है, कोई चीज को याद रखना, यानी उसको जहन नशीन कर लेना, उसको स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन बोलते हैं, रिटेंशन को लास्ट में जाता है, स्टोर इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, एबिलिटी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, यानी याद रखना। लर्निंग में याद रखना या रिटेंशन भी बहुत बेहद जरूरी है। देन रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, द एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी का माने क्या है, याददाश्त के माने क्या है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी शेयर किया था आपको, मेमोरी एंड मेमोरी टेक्निक्स, उसमें डिटेल में आपको मेमोरी क्या है, फॉरगेटिंग क्या है, फॉरगेटिंग के रीजंस क्या है, क्यों भूलते हम, और नहीं भूलना, अगर याद रखना है तो क्या करना, सारे टेक्निक्स में उसमें बताया था आपको। मेमोरी एंड मेमोरी टेक्निक की एक वीडियो में, वो डाइट रंगारेड्डी के यूट्यूब के चैनल पे है, तो मैं आपको शेयर भी किया था सारे ग्रुपों में। और एक बार हो सका तो एक बार देख लो, थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा है मगर बहुत अच्छा वीडियो है मेमोरी के ताल्लुक से। So failure to recall and recognizes learning, past learning experience is called forgetting. Forgetting क्या है, जो भी हम किए, जो भी हम पढ़े और जो भी हम लिखे, वो उसको याद नहीं कर सकना, या नहीं तो उसको याद नहीं आना, उसको यानी फिर आपका जो मेमोरी में आप जो स्टोर किए थे, उस स्टोरिंग में से डिलीट होना, उसको हम फॉरगेटिंग बोलते हैं। आपको मैं 10 दिन पहले कुछ चीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बोलो, बोलते आपको याद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, बोलते आपको जहन नशीन नहीं हुआ, आप याद नहीं रखे, या ना तो आप इंटरेस्ट नहीं दिखाए सीखते वक्त, आप अटेंशन से नहीं सुने, आप मोटिवेशन नहीं था, ये सारी चीजें हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेमोरी बोलते हो याद रखना है, कोई भी चीज को उसको जहन नशीन करके जरूरत पड़ने पर उसको बोलना है। और फॉरगेटिंग बोलते हो भूल जाना है, यानी आपको फिर रिकॉल नहीं होना, कोई चीज रिकॉल नहीं होती। तो फॉरगेटिंग एंड रिमेम्बरिंग भी क्या है बोलते हो, आपके लर्निंग में इक्तिसाब में बहुत हद तक ये क्या बोलते हैं, मामून और मददगार साबित होते हैं। और फॉरगेटिंग रहना नहीं रहना बोलिए आप मेरे को जिंदगी में, फॉरगेटिंग जरूरी भी है, क्योंकि एक कॉल है इंग्लिश में, फॉरगेटिंग इज ए ब्लिस एंड कर्स। मतलब भूलना अच्छा भी है कहते हैं और बुरा भी है कहते हैं, भूलना। थोड़े लोग बोलते मेरे को बोल के बहुत पछताते हैं। तो भूलना थोड़े बाद वक्त अच्छा भी है, क्योंकि हम हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे तजुर्बे होते हैं जहाँ पर उसको हम याद रखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा हादसा होता, किसी का इंतकाल होता, अब वो चीज को हम जिंदगी भर याद रख के हम पछता तो नहीं सकते। तो बाद वक्त चीजों क्या है, बहुत बुरे बुरे हादसे होते हैं, बैड एक्सपीरियंस, वर्स्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उन चीजों को भूलना ही बेहतर रहता। तो अब याद रखना, मेरा मेमोरी पावर अच्छा, मैं याद रख लेता हूँ, बोले तो फिर आपके लिए शायद वो मुफीद नहीं होता, आपके लिए सूटेबल नहीं होता, बस तो याद रखेंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं आप। तो लिहाजा भूलना भी हमको बेहद जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है परसेप्शन, सेवंथ पॉइंट क्या बात है, परसेप्शन, इदराक बोलते हैं परसेप्शन को, या इदराक बोलते हैं, या वखूफ बोल सकते हैं इसको। Perception. What is perception? Perceiving various things through sense organs is called perception. According to Gestalt's approach, the whole is more than parts. तो परसेप्शन के माने क्या है, तो अपने जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है अपने पास,
मिसाल के तौर पे आंख है, आंख के जरिए कोई चीज को देखते हैं हम, ठीक है ना, वो सामने जो चीज दिख रही है वो स्टिमुली है हमारे लिए, और हम जो देख रहे हैं हमारे आंखों से, देखने के बाद कुछ हम रिएक्ट होते, हम कुछ रिएक्ट होते तो वो चीज हमारे लिए स्टिमुलस बन जाती, हमारा जो रिएक्शन होता वो हमारे लिए क्या बन जाता बोलते, रिस्पांस बन जाता, रिस्पांस। मिसाल के तौर पर मैं सामने ठहरा हुआ हूँ, कोई चीज मेरे सामने से आ रही है अचानक, मैं बाजू हट गया, अगर मैं नहीं हटा तो मेरे को मार लगता, तो जो चीज थी वो क्या थी, स्टिमुली थी, ठीक है ना, मेरा जो हटना वहां से क्या हो गया आपने तो रिस्पांस हो गया तो परसेप्शन के माने क्या हो रहे हैं यहाँ पर बोले तो, सारे ऑर्गन्स को, अपने सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हुए हम कोई चीज को समझना, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। खाली देखना परसेप्शन नहीं होता, वो चीज को क्या करना है मतलब अपन समझना है, परसीविंग द वेरियस थिंग्स, यानी अपने अतराफ अकनाफ के जितने भी चीजें हैं वो सारे चीजों को समझना। कब समझ सकते हैं आप बोलते हो, अपने सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करके, हवा से खमसा जो है, आंख नाक कान जुबान जील जो है, सारे चीजों को इस्तेमाल करते हुए कुछ चीजों को आप समझ रहे हैं, तो उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। देन एग्जाम्पल यहाँ पर दिया आपको, यूनिट एट एज द होल इज इम्पोर्टेंट देन लेसन्स। देखिए अब गेस्टाल्ट का नजरिया क्या कह रहा बोले तो, यूनिट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यूनिट इज सॉरी ए लेसन, ए पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, होल इज इम्पोर्टेंट। अब एक चेहरा है किसी का, चेहरे में आंख इंपॉर्टेंट है या पूरा मुकम्मल चेहरा इंपॉर्टेंट है, गेस्टाल्ट के नजरिए के मुताबिक, गेस्टाल्ट के नजरिए के मुताबिक क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा चेहरा इंपॉर्टेंट है, खाली आंख देख रहे हैं नाक देख रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि पूरा चेहरा इंपॉर्टेंट है, यानी होल इज इंपॉर्टेंट देन द इट्स काउंटर पार्ट्स, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे देखिए, आप कोई डिश खा रहे हैं, तो बस आप वो डिश का पूरा मजा ले रहे हैं, ठीक है, नहीं आप एक एक चीज को देख लेते जा रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं, ये चीज अच्छी नहीं, वैसा नहीं है। गेस्टाल्ट का नजरिए में क्या बताया जा रहा है तो, यूनिट इज इंपॉर्टेंट देन लेसन, आप एक एक लेसन को देखते हैं या कंप्लीट यूनिट को देखते हैं। तो गेस्टाल्ट का नजरिया ये कहता कि एक यूनिट को देखना चाहिए, एक कंप्लीट एक टोटल बॉडी को, होल ऑर्गन को देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे वहां पर चिंपांजी क्या किया, कमरे में था, उसको माउस की केला जो था, माउस का जो टहनी ऊपर लगी हुई थी, उसको वहां से निकालना था, उसको भूख लग रही थी, तो क्या किया, अतराफ पूरा अकनाफ अतराफ में पूरा नजर डाला उन्हें, कमरे में पूरा देखा, होल पार्ट्स को देखा, देख के उसमें से डब्बे लाके डब्बे जमाया, उसके बाद उसके ऊपर डब्बों पे चढ़ के वो लकड़ी से क्या करा, माउस का जो टहनी थी वो टेला था उसको गिरा के अपनी भूख को मिटा लिया, या केले को खा लिया ने, वो माउस को खा लिया। तो इस तरह से ये परसेप्शन भी बहुत हद तक यानी माउन मददगार साबित होता आपके इक्तिसाब में, ये एक पर्सनल फैक्टर है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारे पास तीन किस्म का है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड जीरो एंड बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो परफॉर्मेंस ऑन वन टास्क इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस इज अनदर टास्क, एक चीज हम सीख रहे हैं तो उसका असर दूसरी इक्तिसाब पे, दूसरी चीज पे असरअंदाज होता, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बोलते ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। आप एक चीज सीखे तो उसका असर दूसरी चीज पे होता। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखेंगे, नंबर वन क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या बोलते हो, इफ द पास्ट एक्सपीरियंस फैसिलिटेट न्यू लर्निंग। मिसाल के तौर पे आपकी कोई आपका कोई पुराना तजुर्बा है, आपकी कोई पुरानी सीखी हुई कोई चीज है, वो आपको नई कोई चीज सीखने में वो मददगार साबित हो रही, तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप साइकिल चलाना सीखे, साइकिल चलाना सीखने की बुनियाद पे, वो तजुर्बे की बुनियाद पे आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं उसको। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया, संस्कृत हेल्प्स इन लर्निंग हिंदी, आपको संस्कृत आती तो आपको हिंदी सीखने में आसानी हो रही, आपको उर्दू उर्दू आती है आपको, तो अरबी सीखने में आपको बहुत आसानी होती, क्योंकि उर्दू में भी अलिफ ऐसी रहता, उर्दू अरबी में भी अलिफ ऐसी रहता, उर्दू अरबी में। तो इसको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसको एक पुरानी गुज़िश्ता चीज, सीखी हुई चीज दूसरी नई नई सीखने में, नई सीख में अगर आपको मददगार साबित हुई, तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। कल सीटेट में क्वेश्चन आ सकता, जहन नशी कर लो, इफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट इन न्यू लर्निंग, it is called positive transfer of learning. For example, learning Sanskrit helps in learning Hindi. किसी को हिंदी आती तो शायद संस्कृत सीखने में आसानी होती, किसी को अरबी आती तो उनको उर्दू सीखने में आसानी होती। इस तरह से एक लर्निंग का असर दूसरी लर्निंग पे पॉजिटिवली अगर हो रहा तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव, नेक्स्ट सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? इफ द पास्ट एक्सपीरियंस हैम्पर्स टू लर्न न्यू थिंग्स इज कॉल्ड, यानी पुरानी सीखी हुई चीज अगर आपको नई नई सीख में नई चीज सीखने में आपको डिस्टर्ब कर रही, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं बोले तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोल रहे हैं। कोई क्वेश्चन बाद में पूछो आप, ठीक है ना, थोड़ा वेट करो, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन में टाइम रखता हूँ जब आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना। तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? एग्जांपल यहाँ पर दिया, इट इज डिफिकल्ट टू राइट इंग्लिश एज वेल एज उर्दू एट द सेम टाइम। उर्दू सीखा हुआ स्टूडेंट को अचानक आप तेलुगु सिखाने गए मिसाल के तौर पे, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाती, क्योंकि उर्दू सीखने उर्दू उर्दू का स्टूडेंट जब लिखने के लिए कहते हैं तो राइट साइड से लिखता, तख्ती के राइट साइड से लिखना शुरू करता। अचानक उसको हम तेलुगु सिखाने गए या इंग्लिश सिखाने गए, तो वो तेलुगु भी क्या करता, वो तो उधर से लिखने की कोशिश करता। जब टीचर क्या बोलते नहीं नहीं इधर से नहीं लिखना इधर से लिखो बोले, तो क्या होता, उसको सीखने में थोड़ी सी दिक्कत या कुछ तकलीफ दुश्वारी पैदा होती। ये दुश्वारी क्या है बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, यानी पुरानी चीज सीखी हुई चीज आपको क्या कर रही है, नई नई कोई चीज सीखने में आपको क्या कर रही है बोलते डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। हैम्पर बोल के वर्ड यूज कर रहा है, हैम्पर्स, याद रखो हैम्पर्स। हैम्पर्स के माने आपको डिस्टर्ब करना, हडल करना, यानी रोकना, रुकावट बनना। तो इस तरह से कोई चीज पुरानी सीखी हुई चीज आपको नई सीख में नई चीज सीखने में आपको दुश्वारी पेश कर रही, रुकावट पेश कर रही, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसके बाद हमारे पास तीसरा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है बोले तो पुरानी कोई चीज सीखी हुई है, आप नई चीज सीखने जा रहे हैं, तो उसका कोई भी असर नई 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 चीज सीखने में अगर नहीं है, तो उसको हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इफ द पास्ट लर्निंग हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन प्रेजेंट लर्निंग, यानी पुराना तजुर्बा आपका नए तजुर्बे पे कोई असर नहीं रख रहा, पुराना इक्तिसाब नए इक्तिसाब पे कोई असर नहीं रख रहा, तो उसको जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मिसाल के तौर पे आप गिटार बजाना सीख लिए बहुत दिन से, 1 साल से गिटार बजाना सीखे आप, ठीक है ना, गिटार इतना अच्छा बजा रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन अच्छा बजा रहे हैं। अचानक आपको आपके उस्ताद आपको क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं, आपको क्रिकेट भी आप अच्छा सीख ले रहे हैं, यानी गिटार सीखे हुए है आप, क्रिकेट में कोई दुश्वारी पैदा होती है आपको? नहीं होती। अगर आप क्रिकेट खेले हुए हैं, ठीक है ना, अगर आपको गिटार सिखाया जा रहा यानी तो आप क्रिकेट भी खेल, आप मेहंदी डिजाइन डालना सीख लिए, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं, लेडीज गर्ल्स की क्रिकेट टीम में आपको सिलेक्ट हो गया, आपको क्रिकेट सिखा रहे हैं, तो वो मेहंदी डिजाइन जो सीखे आप, उसका वो पुराना तजुर्बा क्या नए सीखने में कुछ आपको दुश्वारी पैदा कर रहा? नहीं। या फिर कुछ मदद कर रहा? नहीं। ना मदद कर रहा, ना कुछ मदद, ना कुछ कोई आपको रिकॉर्ड पैदा कर रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 69 पे 4 किस्म की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। एक है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मदद पुराना पुराना तजुर्बा आपको नए तजुर्बे में मदद कर रहा तो पॉजिटिव है, पुराना तजुर्बा आपको नए तजुर्बे में रुकावट बन रहा तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। कोई असर नहीं है उसका, तो उसको जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और उसके बाद बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, पेज नंबर 70 में ऊपर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट। इफ ए स्टूडेंट परफॉर्म स्किल्स विद बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। मिसाल के तौर पर बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसको बोलते हैं हम, एक बच्चा सीधे हाथ से या राइट हैंड से लिखना सीखता है, तो फिर वो क्या होता, उसको एक ऐसा बच्चा है, मिसाल के तौर पर कोई फिल्म में देखते हैं, 3 इडियट्स में शायद आमिर खान 2 हाथों से लिखता, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से, तो 2 हाथों से सीखा उन्हें, राइट हैंड से सीखा था बच्चा, लेफ्ट हैंड से भी लिखना सीख रहा, और एट ए टाइम 2 हाथों से लिख रहा बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी एक ही वक्त में 2 काम को अंजाम देना, एक ही वक्त में 2 फंक्शंस को परफॉर्म करना क्या कहलाता है, बोलते बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जांपल राइटिंग विद बोथ हैंड्स, राइटिंग विद बोथ हैंड्स, 2 हाथों से एक ही साथ लिखना क्या कहलाता है, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी राइट हैंड से भी लिखना आसान है उनको, लेफ्ट हैंड से भी लिखना आसान है, इसलिए 2 हाथों से लिख रही। ये एग्जांपल आप 3 इडियट में देख सकते हैं, आमिर खान 2 हाथों से लिखता है फिल्म। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी पर्सनल फैक्टर है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई चीज तो आसानी से आप नहीं सीख सकते। क्रिकेट हो, साइकिल चलाना हो, मेहंदी डिजाइनिंग हो, या घर में सालन पकाना भी सीख रहे हैं, बिरयानी पकाना भी सीख रहे हैं, तहारी पकाना सीख रहे हैं, तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखते। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते, इसीलिए कभी कभी एक लड़की पूछ रही थी, सर प्रैक्टिस मेक्स मैन ही परफेक्ट क्यों, मतलब वुमेन नहीं है क्या, पूछे।
इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ मेरी स्लाइड में प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन एंड वुमेन परफेक्ट बोल के लिखा मेरी स्लाइड में, आप देख सकते हैं लास्ट में। तो प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, रिपीटेशन और ड्रिल इन्फ्लुएंस द लर्निंग। ये चार चीजें बहुत जरूरी है। देखिए आप प्रैक्टिस साथ ही साथ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी आप कुछ मशक कर रहे हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ रिपीटेशन, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी बोलते हैं, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। याददाश्त के लिए रिपीटेशन बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ ड्रिल, ड्रिल इन्फ्लुएंस, ड्रिल का मतलब क्या है, तो और एक बार आप उसको रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, यानी आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, ड्रिल करेंगे, उतना पुख्तगी पैदा होती है आप में, और उतना आपका कॉन्फिडेंस बनता है, और उतना आसानी से आप सवाल का जवाब टिक कर सकते हैं सीटेट के एग्जाम। उसके बाद रिवार्ड्स भी मायने रखते हैं। रिवार्ड्स, फ्रोबेल इंट्रोड्यूस रिवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। किंडरगार्टन के जो बानी है फ्रोबेल, उन्होंने इसको स्टार्ट किया, शुरू किया इसको, किसको, रिवार्ड्स देना, बच्चों को कुछ तोहफे वगैरह देंगे तो तोहफे भी कुछ हद तक उनके इक्तिसाब में बहुत हद तक यानी मुआविन और मददगार साबित होते हैं। ये भी एक अनासर है। तो हम क्या देख रहे हैं, लर्निंग फैक्टर्स देख रहे हैं। लर्निंग फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्तिसाब के अनासर बोल रहे हैं। अनासर दो किस्म के हैं, एक जाती अनासर है जिसको पर्सनल फैक्टर्स बोल रहे हैं, और दूसरा क्या है बोलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, माहौली अनासर भी है। ठीक है, अब तक हम जो भी जितने भी डिस्कस करें, एज, मैच्योरिटी, ये सारे जितने भी हम चीजें देखें, सारे क्या है बोलते ये जाती अनासर है, पर्सनल फैक्टर्स है। इसमें हम रिवार्ड देखें, इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है, यानी जहानत भी क्या है बोलते हैं, पर्सनल फैक्टर है। कल आपको सीटेट ने पूछ सकता, एक बच्चे का आईक्यू इतना है, दूसरे बच्चे का आईक्यू इतना है। तो लर्निंग में इंटेलिजेंस फैक्टर पर्सनल फैक्टर है या एनवायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं, पर्सनल फैक्टर, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड लर्निंग आर द हाईली कोरिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहानत और इक्तिसाब। और मेंटल हेल्थ, जहनी की सेहत जो होती है ना, वो भी बेहद जरूरी है। यानी कोई वरीज, कोई टेंशन अगर नहीं है, हेल्थी पर्सन है, तो बहुत आसानी से और अच्छा सीख सकते हैं। और इसलिए तो अरिस्टोटल क्या कहता है, बोलते ए साउंड माइंड इज इन द साउंड बॉडी बोल के बोलता है, यानी सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद जहन होता बोल के अरिस्टोटल ने बताया। इसका मतलब यही है कि मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, यानी आपका जहनी तवाजुन ठीक है, तो आपका इक्तिसाब भी बेहद जरूरी और बहुत मौसर अंदाज में आप सीख सकते हैं। ए साउंड माइंड इज इन द साउंड बॉडी, सेहतमंद जहन जो होता है किसमें होता है, सेहतमंद जिस्म में होता। कौन बताया, अरिस्टोटल बोले। तो मेंटल हेल्थ भी क्या होता है, आपका पर्सनल फैक्टर है, ये भी इक्तिसाब में बहुत बेहद जरूरी है। उसके बाद एटीट्यूड, रवैया आपका, एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स टीचर इन सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस लर्निंग। बच्चे का जो रवैया होता क्लास रूम में, आप जब पढ़ा रहे हैं या आप भी जब सीख रहे हैं, तो आपका रवैया जो है ना बेहद यानी कुछ हद तक, बहुत हद तक यानी इक्तिसाब पर असर दिखाता। इसलिए एटीट्यूड भी एक फैक्टर माना जाता लर्निंग का। तो एटीट्यूड यानी रवैया लिख लीजिए। आप जब सीख रहे हैं तो आपका रवैया भी मायने रखता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है, अच्छा सीखते हैं। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो आप कुछ हद तक सीखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब तक हम जितने भी पर्सनल फैक्टर्स देखें, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है बोले तो, जो भी पर्सनल फैक्टर नहीं है वो एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाता है। मिसाल के तौर पर नेचुरल फैक्टर है, अचानक तूफान आ गया, अचानक जलजला आ गया, या तो फिर कुछ और कुछ प्रॉब्लम हो गया उसको, वो नेचुरल, यानी टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, अब घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कमरे में बहुत दर्जे हरारत है, फैन नहीं चल रहा, तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाता। ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग इज द ऑलवेज बेस्ट टाइम फॉर मास्टरिंग इन ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सही वक्त क्या है, वक्त भी बहुत क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। कौन सा वक्त पढ़ना, सुबह सुबह पढ़ना, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम टू लर्न, ये एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है। वक्त क्या है, फैमिली फैक्टर से, आपका फैमिली का जो प्रॉब्लम है वो एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाता है, यानी आपके भाई बहन, या ना तो फिर क्या हो सकता है, भाई बहन से बहस हो गई, बहस के बाद आप पढ़ रहे हैं, तो भी क्या होता बोले तो आप नहीं सीख सकते। ये एनवायरमेंट फैक्टर में आता है, फैमिली फैक्टर्स, स्कूल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड लर्निंग मटेरियल, टीएलएम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है। स्टूडेंट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, आपके रिलेशंस कैसे हैं पेरेंट्स के साथ, वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर में कहलाता है। और साथ ही साथ लर्नर रिलेशनशिप विद टीचर्स, टीचर्स के साथ तो बच्चे का रवैया कैसा, कैसे ताल्लुकात है, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है। और लर्नर रिलेशनशिप विद पीर ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ कैसा रहा, अपने क्लासमेट्स के साथ कैसा रहा, उसके ताल्लुकात कैसे, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाता। और मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग, जब बच्चा सीख रहा था उस पर मीडिया का असर क्या है, जैसा कि सोशल मीडिया का असर होता है। इसलिए तो मैं आप लोगों को मोबाइल फोन बंद करके सीटेट की तैयारी करो बोल के बोला था। व्हाट्सएप को तो खत्ते ही नहीं देखना, दूर रखो बोला था, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को, ये सारी चीजों को दूर रख के आपको सिर्फ किताबें हाथ में पकड़ के प्रैक्टिस करना है।
तो एनवायरमेंटल फैक्टर वो है जो आपका पर्सनल फैक्टर नहीं है। तो पर्सनल फैक्टर आपको क्या है, फिर एक बार मैं बताता चलो। एज, उम्र और मैच्योरिटी, पुख्तगी और इमोशनल कंडीशन, जज्बात आपके, इंटरेस्ट, नीड, अटेंशन, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, रिटेंशन, रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, परसेप्शन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये सारी चीजें क्या है बोलते हैं, इवन प्रैक्टिस, रिवार्ड्स, इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, मेंटल हेल्थ, एटीट्यूड, ये सारी चीजें पर्सनल फैक्टर है। इसके अलावा जो एनवायरमेंट, माहौल से जो जुड़े हुए सारी चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे कमरे की दर्जे हरारत है, तो वो क्या क्या कहलाती है बोलता, एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाता है। वक्त है, टाइम, कौन से टाइम पढ़ना, सुबह पढ़ना, शाम में पढ़ना, वो भी क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाता है। और फैमिली फैक्टर्स है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, अमीर है, गरीब है, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, सिबलिंग्स राइवलरी, आप भाई बहन से लड़ ले रहे हैं, बहन से लड़ रहे हैं, भाई से लड़ ले रहे हैं, आपके ताल्लुकात सही किसी के साथ नहीं है या उनके ताल्लुकात आपसे ठीक नहीं है, क्वारलिंग है, बहस मुबाहिसा, किरकिरी, झगड़े वगैरह सारे क्या होते हैं आपके फैमिली फैक्टर्स में आते हैं। स्कूल फैक्टर्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, स्कूल फिजिकल फैसिलिटीज इन्फ्लुएंस लर्निंग। और क्या है, स्कूल में जो फैसिलिटीज है, आपके स्कूल में जो फैसिलिटीज है, यानी जो वहां पर जो सहूलतें हैं बच्चों को सीखने के लिए, वो भी कुछ हद तक मायने रखते हैं। बाज़ स्कूलों में देखिए कंजेस्टेड रूम्स होते, छोटे स्कूल्स होते, वही बाज़ स्कूल में बड़े बड़े होते, वहां पर मैदान होते, खेलने के प्लेग्राउंड्स होते, साइंस लैब्स होते, लाइब्रेरी होती, वो स्कूल में वो लोग ज्यादा सीखते बच्चे। छोटे छोटे स्कूल, कंजेस्टेड स्कूलों में प्लेग्राउंड भी नहीं रहता, लाइब्रेरी नहीं रहती, लेबोरेटरी नहीं रहता, तो वहां पर कुछ हद तक सीखना मुश्किल हो जाता। तो कल्चरल फैक्टर, फिलोसफी ऑफ कंट्री, लाइफस्टाइल ऑफ द सोसाइटी आल्सो इन्फ्लुएंस। आप जो मुल्क में रह रहे हैं, आप जो माहौल में रह रहे हैं, आप जो गली में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, वहां पर क्या माहौल है, वो माहौल भी कुछ हद तक बच्चों पे इक्तिसाब में असर रखता। तो स्कूल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और लर्निंग मटेरियल, टीएलएम भी असर रखता। और रिलेशनशिप, बच्चों के जो ताल्लुकात है, वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, कौन किसके साथ कैसे रिश्ता ताल्लुकात कैसे रख रहे हैं, पेरेंट्स के साथ कोऑपरेशन, गाइडेंस, सारी चीजें क्या होता है बताओ, लर्निंग पे असरअंदाज होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज बोल के। वक्त रहा तो मैं क्लास लूंगा, मैं बहुत बिजी हूँ, शायद मैं क्लास लेने में मेरे को बहुत मुश्किल हो रही, तो आप लोग देखिए अभी 2-3 दिन है, बड़ी मुश्किल से 2 ही दिन है, परसों इतवार के दिन आपका एग्जाम है, अच्छा एग्जाम लिखिए। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग बोल के है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है बोले तो, एसोसिएटिव लर्निंग है, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज है, उसको एसआर थ्योरीज भी बोलते हैं। उसमें कौन से थ्योरीज आते हैं बोलते, पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉरनडाइक का, और वाटसन लर्निंग थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग और हल्स ड्राइव रिडक्शन। ये 5-6 जो थ्योरीज है पर लेफ्ट साइड में जो बताया गया आपको, ये पूरी क्या है बोलते, कनेक्शनिस्ट यानी तो एसोसिएशनिस्ट, यानी तो बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी, यानी तो एसआर लर्निंग थ्योरीज बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो बताया गया, राइट साइड में जो यहाँ पर बताया गया आपको, ये क्या है बोलते, कॉग्निटिव और गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म और फील्ड थ्योरीज भी बोलते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरीज का और एक नाम क्या बोलते हैं, फील्ड थ्योरीज भी है। उसमें कौन से थ्योरीज है बोलते, गेस्टाल्ट कोहेलर का इनसाइटफुल लर्निंग है, लर्निंग थ्योरी है, कोहेलर की बसीरती इक्तिसाबी नजरिया है, और ये लेक्लिन्स फील्ड थ्योरी और टॉलमॉन्स साइन थ्योरी बोल के है। ये आपको सिलेबस में नहीं है, गेस्टाल्ट एक शायद आपको सिलेबस में होगा डीएड बीएड में। तो ये दर्जाबंदी है क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी। एक है एसआर थ्योरी और दूसरा है हमारे पास गेस्टाल्ट अप्रोच, गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी। इसके अलावा हमारे पास और एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच बोल के भी है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच किसका है बोले तो वेगाट्स्की का है। तो 3 किस्म के हमारे पास लर्निंग थ्योरी है। एक है एसआर थ्योरी जिसके अंदर पावलोव, थॉरनडाइक, स्किनर, वाटसन और ये गुथरी और हल्स, सारे लोगों के नाम आते हैं आपको सिलेबस में। आप पावलोव और थॉरनडाइक, स्किनर से वाकिफ है, बाकी के लोगों से अब वाकिफ है। वाटसन भी थोड़ा बहुत याद है आपको, वाटसन की भी एक लर्निंग थ्योरी है। वो बच्चा रहता, बच्चे के सामने एक सफेद खरगोश रख के लकड़ी से हथौड़ी से मारते, बच्चा डर जाता। तो वो भी एक वाटसन की थ्योरी थी, बीएड में आप लोग को याद नहीं है, नहीं मानो। तो बहरहाल मैं आपको आप सबके लिए दुआ करते हुए मैं एग्जाम अच्छा लिखने के लिए हिदायत देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे, अच्छे से अच्छे सीटेट में अच्छे नंबर से आप लोग कामयाब हो जाए। संडे के दिन जो एग्जाम है कल नहीं पूछ सकते, अगर आपको कुछ मजीद कुछ पूछना है तो पूछिए, क्लास अब खत्म हो जाती है 1 मिनट में। 1 मिनट आपके लिए, पूछिए, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? नहीं है कोई क्वेश्चंस? थैंक यू सर। जी, तो आप लोग क्या करो, 2 दिन है ना, जरा मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो जाओ,
अच्छा म्यूजिक वगैरह सुनो, मेडिटेशन करो, खाना अच्छा खाओ, नींद नींद भी अच्छी होना, पानी भी अच्छा पीना, और हॉल टिकट डाउनलोड करके वो सेंटर कहाँ है मालूम कर लो एग्जैक्टली, किसी को भेजो वहां पर या आप ही जाके देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ पर है। पेन अच्छा रख लो, पेन बबलिंग करने के लिए 2 पेन रख लो, 0.7 पेन खरीदो, रेनॉल्ड का एक 0.7 मिल के पेन आता, वो पेन खरीदो, रेनॉल्ड का 0.7 बबलिंग करने के लिए अच्छा रहता, ब्लैक पेन 0.7, कुछ नाम है उसका, टेक्नो फ्लो, ऐसा फ्लो कुछ नाम है उसका, तो मेरा फोटो भी है शायद, हो सका तो भेज दो। पिन इंपॉर्टेंट है, साथ में आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओ, लास्ट टाइम बच्चे परेशान हो गए थे, आधार कार्ड नहीं है सर क्या करना,